नमस्ते बच्चों। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर जिसका विषय मूल्य शिक्षा पर आधारित है। आज हम यूनिट 5 से आज का जो टॉपिक है हमारा कार्य बनाम स्वार्थपरक मूल्य, वैल्यू ऑफ वर्क वर्सेस वैल्यू ऑफ सेल्फिशनेस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। कार्य के मूल्य को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। कार्य व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। कार्य के माध्यम से ही व्यक्ति एक ओर अपने लिए व्यावसायिक कौशल का विकास करता है तो दूसरी ओर जीविकोपार्जन के लिए अर्थ एवं धन की व्यवस्था करता है। कार्य का मूल्य जीवन की आधारशिला है। कार्य को जहाँ सकारात्मक मूल्य के रूप में समाज में स्वीकारा जाता है, वहीं स्वार्थी के मूल्य को नकारात्मक मूल्य के रूप में देखा जा सकता है। कार्य के मूल्य एवं स्वार्थ के मूल्य में किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं है, लेकिन पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने के कारण दोनों एक साथ चर्चा में देखा जा सकता है और तुलना के माध्यम से हम कार्य के उचित रूप के बारे में जान सकते हैं। आगे हम देखेंगे कार्य के मूल्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क। तो इसमें बताया गया है कार्य के मूल्य से तात्पर्य ऐसे मूल्य से है जिसमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को संपादित करने पर बल दिया जाता है। कार्य को मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि कार्य करना भी एक प्रकार का मूल्य है। अतः हम कह सकते हैं समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के प्रति मूल्य के रूप को स्वीकार करते हुए निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य का मूल्य होना अति आवश्यक है। आगे हम देखेंगे कार्य की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भगवत गीता के अनुसार। इसमें बताया गया है इनके अनुसार, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शारीरिक निर्वहन भी नहीं हो सकता। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं हितोपदेश के अनुसार। इसमें बताया गया है जो काम आपको करना है पहले उसके बारे में सोचो कि उसको करना जरूरी है या नहीं है। किसी भी बेकार के काम में हाथ मत डालो। राह चलते व्यर्थ की चीज़ों की ओर ध्यान देना खतरे से खाली नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने काम से काम रखते हैं। तीसरी परिभाषा हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार। उनके द्वारा परिभाषा दी गई है, व्यक्ति को सभी कार्य स्वयं करना चाहिए। अपने से हो सकने वाले कार्य दूसरों से कभी नहीं कराना चाहिए। आगे हम देखते हैं कार्यों के मूल्यों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क। तो इसमें बताया गया पहला है श्रम का समावेश, दूसरा आध्यात्मिकता के संबंध, तीसरा प्रतिफल आवश्यक नहीं, चौथा कार्य की अनिवार्य प्रकृति, पांचवा सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वरूप, छठवां नैतिक मूल्यों का समावेश, सातवां कार्य के अनेक प्रकार। हम इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। पहला श्रम का समावेश। तो कहा जाता है कार्य के अंतर्गत श्रम को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। श्रम शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन कार्य में शारीरिक श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है मानसिक श्रम की तुलना में। दूसरा हम देखते हैं आध्यात्मिकता से संबंध। तो कार्य को केवल रोजगार या श्रम नहीं माना गया है, जबकि कार्य को ईश्वर प्राप्ति का भी एक माध्यम माना जाता है। महात्मा जी कहते हैं, शरीर को कार्य के लिए झुकाना या ईश्वर का कानून है। जो यज्ञ किए बिना खाता है वह चोरी का अन्न कहलाता है। यज्ञ का अर्थ है शारीरिक श्रम या भोजन के लिए किए जाने वाला कार्य। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिफल आवश्यक नहीं। तो यहाँ बताया गया है कार्य में प्रतिफल का समावेश होता है, लेकिन सदैव प्रतिफल के लिए कार्य किया जाए यह आवश्यक नहीं होता। बिना किसी प्रतिफल के कार्य किया जा सकता है।
आगे हम देखेंगे कार्य की अनिवार्य प्रकृति। तो यहाँ बताया गया है कार्य को सभी प्राणियों के लिए अनिवार्य माना गया है। कार्य के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिना किसी भी कार्य के धरती पर मौजूद है, उसके जीवन को धिक्कारा गया है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कार्य सभी के लिए अनिवार्य है। भोजन के लिए हर एक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। आगे हम देखेंगे सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वरूप। तो इसमें बताया गया है कि कार्य दो प्रकार से होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। जब व्यक्ति अपने तथा समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है तो वह सकारात्मक, तथा जब व्यक्ति तथा समाज के हित के विरुद्ध में कार्य करता है तो वह नकारात्मकता की श्रेणी में शामिल होता है। समाज में सकारात्मक कार्य को महत्व प्रदान किया जाता है। आगे हम देखेंगे नैतिक मूल्यों का समावेश। इसमें बताया गया है कार्यों को केवल श्रम नहीं माना गया है बल्कि नैतिकता से परिपूर्ण माना गया है। कार्य में नम्रता, सेवा भाव, आत्मदर्शन जैसे मूल्यों को शामिल किया जाता है। गांधी जी के अनुसार कार्य में नम्रता का भाव इसीलिए वह कर्म योग है, लेकिन जो मनुष्य केवल निर्वहन के लिए कार्य करता है उसका कर्मयोग नहीं कहलाता, क्योंकि वह केवल पैसे के लिए कार्य करता है। यदि कोई सेवा भाव से नम्रतापूर्वक आत्मदर्शन के लिए कार्य करता है तो उसे आत्मदर्शन होता है। आखिरी पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट, कार्य के अनेक प्रकार। तो यहाँ हम देख सकते हैं कार्य के अनेक प्रकार को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे विचारों के माध्यम से किया जाने वाला कार्य, शब्दों के माध्यम से किया जाने वाला कार्य, क्रियाओं के माध्यम से किया जाने वाला कार्य। केवल श्रम को ही कार्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता बल्कि अन्य रूपों को भी कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात हमारी सारी गतिविधियां जैसे बोलना, चलना, उठना, सोना सभी कार्यों के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे हम देखेंगे कार्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। भगवद गीता में कार्य के 3 प्रकार को स्पष्ट किया गया है। पहला है आसक्ति से युक्त कार्य, वर्क फुल ऑफ अटैचमेंट। तो इसमें बताया गया है व्यक्ति जब किसी आसक्ति या लगाव के कारण कोई कार्य करता है तो वह इस श्रेणी में शामिल होता है। इस प्रकार के कार्य में व्यक्ति अपने लिए करता है। जीवन यापन के लिए किए जाने वाले कार्य आसक्ति से युक्त कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। दूसरा हम देखते हैं कर्तव्य वाले कार्य, वर्क विथ ड्यूटी। तो यहाँ बताया गया है ऐसे कार्य व्यक्ति किसी कर्तव्य बोध के अंतर्गत करते हैं। व्यक्ति के अनेक कर्तव्य होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति इत्यादि। इन कार्यों को व्यक्ति अपने स्वेच्छा से करते हैं। यदि इन कार्यों में व्यक्ति स्वेच्छा से करते हैं और हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का इसमें दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से उन्हें आवश्यक ही तिरस्कृत किया जाता है अगर वो कर्तव्य बोध से हटते हैं तब। तीसरा हम देखेंगे शुभ अशुभ कार्य, गुड बैड वर्क। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऐसे कार्यों में समस्त प्रकार के शुभ एवं अशुभ कार्य को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें सकारात्मक एवं नकारात्मक कार्य भी कहा जा सकता है। ऐसे कार्य जिससे व्यक्ति एवं समाज का कल्याण हो उसे सकारात्मक कार्य, तथा जिससे व्यक्ति एवं समाज को हानि या क्षति पहुंचती है तो उसे हम नकारात्मक कार्य कह सकते हैं। समाज के द्वारा वर्जित कार्यों को नकारात्मक कार्यों में शामिल किया गया है। आगे हम देखेंगे कार्य के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ वर्क। इसमें बताया गया है बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वभाव, दूसरा है शारीरिक क्षमता, तीसरा है संवेगात्मक क्षमता, नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण, नेक्स्ट विद्यालयन पाठ्यचर्या, नेक्स्ट शिक्षक का प्रभाव, नेक्स्ट आर्थिक स्थिति, नेक्स्ट जलवायु का प्रभाव।
आगे हम देखेंगे कार्य के मूल्यों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क। तो इसमें बहुत सारे इसके प्रकार बताए गए हैं, बहुत सारी बिंदुएं हैं। पहला बिंदु है श्रम को महत्व प्रदान करना। दूसरा है आत्मनिर्भरता का विकास करना। नेक्स्ट है कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट नैतिकता मूल्यों का विकास या नैतिक मूल्यों का विकास भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट सम्मान की प्राप्ति। नेक्स्ट आय स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। नेक्स्ट पॉइंट व्यक्ति एवं समाज का कल्याण। नेक्स्ट पॉइंट उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट पॉइंट आनंद की अनुभूति। नेक्स्ट पॉइंट आत्मदर्शन की प्राप्ति। इन बिंदुओं को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो पहले हम श्रम को महत्व के बारे में हम देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कार्य के मूल्य को श्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया जाता है। कार्य के माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से श्रम से जुड़ता है। कार्य के मूल्य के माध्यम से श्रम करने की जो भावना तथा श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है, जिससे भविष्य में बच्चों में श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आत्मनिर्भरता का विकास। तो यहाँ बताया गया है जो कार्य के मूल्य होते हैं उसके माध्यम से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास किया जा सकता है। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति को प्रत्येक कार्य स्वयं करना चाहिए। अगर हम स्वयं करते हैं तो हमें उससे अनुभव होता है, अनुभव से हमारे अंदर आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति में आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहने के लिए स्वयं कार्य करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौशलों का विकास। तो यहाँ बताया गया है कार्यों के जो मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है। व्यक्ति का जो प्रशिक्षण कार्य के प्रति जो मूल्य का अभाव देखने को हमें मिलता है, अगर व्यक्ति किसी न किसी कौशल को अर्जित करता है, सीखता है, तो उसके माध्यम से उसको जीविकोपार्जन के लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नैतिक मूल्यों का विकास। तो इसमें बताया गया है कार्य के जो मूल्य को केवल श्रम मान लेना उचित नहीं है। कार्य का मूल्य वास्तव में कार्य के प्रति सम्मान की भावना। कार्य के मूल्यों में अनेक प्रकार के मूल्य समाहित होते हैं, जैसे श्रम के प्रति सम्मान, आत्मनिर्भरता, अनुशासन, परिश्रम, समयबद्धता, आज्ञाकारिता, सहयोग, शिष्टाचार इत्यादि। आगे हम देखते हैं सम्मान की प्राप्ति। तो हम यहाँ देख सकते हैं कार्य के मूल्यों को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों में जिसमें कार्य का मूल्य अधिक है उन्हें समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, जबकि ऐसे लोग जिन्हें कार्य का मूल्य नहीं होता है या कम होता है उन्हें समाज में निम्न स्थान प्रदान किया जाता है। समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान के लिए कार्य के मूल्यों का विकास करना आवश्यक है। आगे हम देखते हैं आय स्तर में वृद्धि। तो यहाँ बताया गया है कार्य के मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। कार्य के अभाव में जो आय की कल्पना करना पाप माना जाता है। व्यक्ति कार्य अथवा परिश्रम करके ही आय का अधिकारी बन सकता है। आगे हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। तो यहाँ बताया गया है कार्य के जो मूल्य व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि प्रदान करते हैं। व्यक्ति जब कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं तो उनकी जो विभिन्न प्रकार की संवेगात्मक संतुष्टि मिलती है। व्यक्ति जब मेहनत एवं परिश्रम करके अन्न प्राप्त करता है तो उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ये भी कह सकते हैं कि स्वयं के द्वारा किया गया कार्य हमारे मन और आत्मा को तृप्त करता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट व्यक्ति एवं समाज का कल्याण। तो यहाँ हम कह सकते हैं कार्य के मूल्य के द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों का कल्याण होता है। व्यक्ति कार्य के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पादकीय कार्यों में सम्मिलित होते हैं, जिससे समाज एवं राष्ट्र का लाभ पहुँचता है।
आगे हम देखेंगे उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य। तो यहाँ बताया गया है कार्य के जो मूल्य के माध्यम से व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है उत्तम होता है। कार्य के फलस्वरूप व्यक्ति की शारीरिक यात्रा चलती रहती है, उसकी देह और बुद्धि तेजस्वी रहती है और समाज का भी कल्याण होता है। हम ये भी कह सकते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आनंद की अनुभूति। कार्य मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ बताया गया है आचार्य विनोबा भावे जी के अनुसार कर्मयोग सदैव कर्म करता रहता है क्योंकि कार्य में ही उसे आनंद की अनुभूति होती है। कर्मयोग स्वयं तृप्ति या स्वयं तृप्त होता है तो भी कर्म किए बिना उसे राहत नहीं या रहा नहीं जा सकता। आगे हम देखते हैं आत्मदर्शन की प्राप्ति। तो यहाँ बताया गया आत्मदर्शन शारीरिक श्रम करने वाले को ही होता है क्योंकि निर्बल के बल राम, ये कहा गया है। तो निर्बल अर्थात शरीर से निर्बल नहीं, यद्यपि उसके भी बल राम है। केवल बुद्धि का विकास करने का जो अर्थ है राक्षसी बुद्धि का विकास करना है। इसीलिए केवल बौद्धिक काम करते रहने से हमें असुरी प्रवृत्ति का आभास होता है। इसीलिए गीता में कहा गया है श्रम अथवा कार्य किए बिना खाना चोरी है। आगे हम देखेंगे कार्य के मूल्यों के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका। तो इसके निम्नलिखित पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, पाठ्यचर्या में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में को महत्व। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादकी कार्यों को महत्व। नेक्स्ट पॉइंट, सृजनात्मक कार्यों को महत्व। नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक खेलों का महत्व। नेक्स्ट पॉइंट, श्रम का सम्मान। नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक कार्य को महत्व। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण विधियों में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मनिर्भरता का विकास। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यशालाओं का आयोजन। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स के द्वारा हम देख सकते हैं कार्य के मूल्यों के विकास हेतु जो शिक्षा की भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे हम देखेंगे स्वार्थपरकता का मूल्य। तो यहाँ बताया गया है स्वार्थपरकता के मूल्य को नकारात्मक मूल्य की श्रेणी में शामिल किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक तथा अन्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करे। स्वार्थ का मूल्य वर्तमान में अत्यंत व्यापक हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ से परिपूर्ण आचरण करने लगे हैं। स्वार्थ के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। वर्तमान आधुनिक एवं प्रौद्योगिकी वातावरण में स्वार्थ के मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। आगे हम देखेंगे स्वार्थपरकता का अर्थ एवं परिभाषा। तो यहाँ महात्मा गांधी जी के अनुसार परिभाषा दी गई है। नैतिकता का तकाजा है कि जहाँ जहाँ शंका हो वहाँ वहाँ उसका निर्णय हमें अपने स्वार्थ के विरुद्ध करना चाहिए। दूसरी परिभाषा दी गई है गोस्वामी तुलसी जी के अनुसार। इसमें बताया गया है कि इस संसार में ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणवान सब मनुष्य स्वार्थ के कारण उपहास के पात्र हुए हैं। आगे हम देखेंगे स्वार्थपरकता के सकारात्मक प्रभाव। तो यहाँ बहुत सारे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, स्वार्थपरकता के कारण ही प्रत्येक कार्य का आरंभ होता है। दूसरा हम देखते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वार्थ के माध्यम से ही करता है। तीसरा पॉइंट है, स्वार्थ केवल मनुष्य में ही नहीं होता बल्कि प्रत्येक प्राणी में विद्यमान होता है। स्वार्थी व्यक्ति को कार्य हेतु प्रेरित करती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वार्थ व्यक्ति का महत्वपूर्ण मूल्य है, इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वार्थ को स्वहित के रूप में ग्रहण करने पर कोई क्षति नहीं होती तथा प्रत्येक व्यक्ति सहित के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वार्थ को दूसरों के लिए क्षति पहुंचाने का माध्यम बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति को ऐसे स्वार्थ का त्याग करना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति के हित को क्षति पहुंचती हो। अब हम आगे देखेंगे स्वार्थपरकता के मूल्य के नकारात्मक प्रभाव। तो इसमें निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला है अनुचित कार्य को प्रोत्साहन, दूसरा है भ्रष्टाचार का आरंभ, तीसरा है लोभ में वृद्धि, चौथा है व्यक्तिगत संबंधों को क्षति, नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि का विनाश, नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक विघटन, नेक्स्ट पॉइंट अविश्वास का वातावरण, नेक्स्ट पॉइंट आपसी संघर्ष में वृद्धि, नेक्स्ट पॉइंट आपसी वैमनस्य, नेक्स्ट पॉइंट देश के विकास में बाधक। तो हम यहाँ इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट कहा गया अनुचित कार्य को प्रोत्साहन। तो स्वार्थपरकता के मूल्य में अधिकता के कारण व्यक्ति अनुचित कार्य को करने से पीछे नहीं हटता। स्वार्थ पूर्ति के लिए अनुचित कार्य वो कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भ्रष्टाचार का आरंभ। स्वार्थपरकता के कारण लालच एवं लोभ में वृद्धि होती है और व्यक्ति अपनी लालच एवं लोभ को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा ले लेता है, जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोभ में वृद्धि। स्वार्थ के कारण यहाँ हम देख सकते हैं स्वार्थ के कारण जो व्यक्ति लोभ में वृद्धि करने लग जाता है। तो भगवद गीता में कहा गया है काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, अर्थात आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसीलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं व्यक्तिगत संबंधों को क्षति। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्वार्थ के कारण व्यक्तिगत संबंधों को क्षति होती जा रही है। स्वार्थ के आधार पर बनाए गए संबंध अल्पकालीन होते हैं, अर्थात लंबे समय तक स्थायी नहीं रहते हैं। स्वार्थ संबंधों को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बुद्धि का विनाश। तो यहाँ बताया गया है जो स्वार्थी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाता है, वह केवल अपने लाभ को अधिक महत्व देता है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ चाणक्य के अनुसार बताया गया है जो स्वार्थ मनुष्य की बुद्धि को ढक देती है, अर्थात उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक विघटन। तो स्वार्थपरकता के कारण हम देख सकते हैं व्यक्ति के संबंधों में कमी उत्पन्न होती जा रही है, जिससे समाज का विघटन होते जा रहा है। व्यक्ति आपस में केवल स्वार्थ का संबंध बनाते हैं तथा स्वार्थ समाप्त होने के बाद संबंध भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जिससे समाज का जो निर्माण है वो उसमें कमी देखने को मिल रही है। आगे हम देखेंगे अविश्वास का वातावरण। तो यहाँ बताया गया है स्वार्थपरकता के जो मूल्य के कारण समाज में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास का वातावरण है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया है। चारों ओर भय एवं अविश्वास का वातावरण निर्मित हो गया है, जिससे व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आपसी संघर्ष में वृद्धि। तो यहाँ बताया गया है स्वार्थपरकता के कारण समाज में संघर्ष की स्थिति निर्मित होते जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ का अधिक से अधिक महत्व अपने आप को प्रदान करता है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, जिससे आपसी स्वार्थ
आपस में टकराने लगते हैं तथा समाज में सदैव संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपसी वैमनस्य। तो स्वार्थपरकता के कारण आपसी जो दुश्मनी है, मनमुटाव है, व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपना दुश्मन समझने लगता है, आपसी शत्रुता बढ़ती है, जिससे समाज में कलह की स्थिति निर्मित हो जाती है। और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, देश के विकास में बाधक। तो देश के विकास, समाज के विकास और देश के विकास में यहाँ हम देख सकते हैं जो स्वार्थपरकता है देश को कभी विकसित करने नहीं देती। स्वार्थ देश पर भी हावी होते जा रही है और व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को भी क्षति पहुंचाने लगे हैं। आगे हम देखेंगे स्वार्थपरकता के मूल्य को दूर करने में जो शिक्षा की भूमिका है उसकी स्थिति के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं कि शिक्षा उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला कहा गया है सादा जीवन उच्च विचार का महत्व। तो यहाँ बताया गया है जो स्वार्थपरकता के मूल्य को नियंत्रित करने में सर्वाधिक कारगर उपाय हम कह सकते हैं सादा जीवन उच्च विचार को प्रोत्साहन देना। व्यक्ति जितना अधिक सरल होगा, सादा होगा, उसके मन में उतना ही कम स्वार्थ उत्पन्न होगा। दूसरा बिंदु हम देखते हैं उच्च आदर्शों की स्थापना। तो यहाँ हम देख सकते हैं व्यक्ति में उच्च आदर्शों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे व्यक्ति स्वार्थ जैसे नकारात्मक मूल्य की ओर प्रवृत्त न हो, आगे न बढ़ सके। उसमें उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सबको साथ लेकर तथा सबके साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करते हैं जिससे स्वार्थपरकता समाप्त होगी। तीसरा पॉइंट हम नेक्स्ट बिंदु देखते हैं त्याग को महत्व। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्वार्थ के स्थान पर त्याग के जो मूल्य को अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। स्वार्थ के जो होता है स्वार्थ होता है स्वयं के हित के लिए कार्य करता है, जबकि त्याग परोपकार की भावना के साथ दूसरों के हित के लिए किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि त्याग को स्वार्थ के स्थान पर महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। आगे बिंदु में देखेंगे हम ईश्वर की आराधना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कबीरदास जी कहते हैं, उनके विचार हैं कि सभी स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ में मन लगाओ, क्योंकि सभी स्वार्थ त्यागने से ही राम नाम के प्रति प्रेम संभव है। ईश्वर की आराधना में मन लगाने से ही मन में व्याप्त स्वार्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट बिंदु में हम देखते हैं नैतिक मूल्यों का विकास। तो यहाँ बताया गया है व्यक्ति में विभिन्न माध्यम से नैतिक मूल्यों का हम विकास कर सकते हैं। नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, सत्य, सदाचार, परोपकार, सहयोग इत्यादि के विकास के साथ स्वार्थ का जो नकारात्मक मूल्य है समाप्त हो सके तथा व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को महत्व प्रदान करें। आगे हम देखेंगे सत्संग का आयोजन। तो ये बहुत ज़रूरी है स्वार्थपरकता मूल्य को कम करने के लिए। सत्संग का आयोजन किया जाना चाहिए। सत्संग में प्रेरक कथाओं एवं उद्बोधन के माध्यम से स्वार्थ का नकारात्मक मूल्य को समाप्त किया जाता है। हम कह सकते हैं जैसे होता है, हम हमेशा देखते हैं या सुनते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो हमारी जो विचार होंगे वो अच्छे होंगे और समाज के कल्याण या हित के लिए हम कार्य करेंगे। नेक्स्ट बिंदु हम देखते हैं नैतिक शिक्षा द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं विद्यालयों में नैतिक शिक्षा प्रदान कर स्वार्थ के मूल्य को हम कम कर सकते हैं। नैतिक शिक्षा को विषय के रूप में शामिल किया जाना ये अनिवार्य है। आगे हम देखेंगे सामूहिकता की भावना का विकास। तो इस स्वार्थपरकता को कम करने के लिए कक्षा तथा विद्यालय में सामूहिक कार्यक्रम, गतिविधियों एवं खेल के महत्व को प्रदान किया जाना चाहिए। सामूहिकता गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता एवं महत्व का आभास होगा।
सहयोग की भावना, यहाँ हम परस्पर जब कार्य करते हैं तब हमें उसका बोध होता है। और लास्ट बिंदु देखते हैं सामूहिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो हम देख सकते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे हम बहुत सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं या किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को समूह में रहकर शिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। सहभागिता शिक्षण, समस्या समाधान विधि, योजना विधि, मस्तिष्क विप्लव विधि इत्यादि का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे स्वार्थपरकता के मूल्य में कमी आ सके। अब हम आगे देखते हैं कार्य बनाम स्वार्थपरक मूल्य। तो इसके बहुत सारे निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला है सेवा भाव का अंतर, दूसरा है पवित्रता का अंतर, तीसरा है नैतिकता का अंतर, चौथा है कार्य तपस्या के रूप में, नेक्स्ट है आदर्श स्थापना, नेक्स्ट आनंद की प्राप्ति, नेक्स्ट संतुष्टि का भाव, नेक्स्ट प्रकृति में अंतर, नेक्स्ट पॉइंट विकास का अंतर, नेक्स्ट पॉइंट कार्य की निरंतरता, नेक्स्ट पॉइंट विशिष्टता का भाव, नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक आधार। तो हम इन बिंदुओं पर अगर नज़र डालते हैं या उनको ध्यान से देखते हैं तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो यहाँ बताया गया सेवा भाव का अंतर। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब कार्य किया जाता है तो स्वार्थ का समावेश नहीं होना चाहिए। कार्य का महत्वपूर्ण मूल्य यह है कि कार्य को कार्य की तरह किया जाना चाहिए, बल्कि सेवा की तरह किया जाना चाहिए। कार्य करते समय हमारे मन में किसी प्रकार का अहम भाव नहीं होना चाहिए। अर्थात जब हम कह सकते हैं स्व से ही सभी कार्य प्रारंभ हो जाता है। दूसरा बिंदु देखते हैं पवित्रता का अंतर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कार्य को पवित्रता या पवित्र माना गया है, जैसे कि कार्य में स्वार्थ का समावेश नहीं होना चाहिए। अगर उसमें स्वार्थ का समावेश हो जाता है तो वह कार्य अपवित्र माना जाता है। अतः कार्य को निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नैतिकता का अंत। तो यहाँ बताया गया कार्य के लिए निष्काम कर्म की बात की गई है। कार्य से व्यक्ति एवं समाज दोनों को लाभ होना चाहिए, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति केवल स्वयं का लाभ चाहता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वह अपने कर्म का जो संबंध है समाज को मंगलता से जोड़ता नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति होता है वह केवल अपने बारे में, अपने हित के बारे में सोचता है। आगे हम देखेंगे कार्य तपस्या के रूप में। तो यहाँ विनोबा भावे जी के अनुसार कर्मयोगी का जो कर्म है एक प्रकार का जप होता है या तपस्या होती है। उससे मन एवं चित्त शुद्ध होता है, जबकि स्वार्थ से मन और चित्त मैला हो जाता है। व्यक्ति उचित और अनुचित का निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आदर्श स्थापना। तो यहाँ बताया गया है कार्य का उद्देश्य समाज में आदर्श की स्थापना करना है। तो यहाँ विनोबा भावे जी के शब्द यहाँ बताए गए हैं, जिसका जन्म पहले हुआ है उसे जिम्मेदार बताया जाता है। पैदा होने वाले के लिए उदाहरण बन जाने का काम करता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ऐसे उदाहरण व्यक्ति कार्य के द्वारा प्रस्तुत करता है, जबकि स्वार्थ में व्यक्ति किसी प्रकार के आदर्श का रूप प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि स्वार्थ के माध्यम से व्यक्ति समाज के समक्ष गलत आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। आगे के बिंदु में देखते हैं आनंद की प्राप्ति। तो यहाँ बताया गया है व्यक्ति को कार्य करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत अधिक हम किसी भी कार्य करते तो हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है, जबकि स्वार्थी व्यक्ति को कार्य करने में उतना आनंद प्राप्त नहीं होता जितना उसे स्वार्थ पूर्ति में प्राप्त होता है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं संतुष्टि का भाव। व्यक्ति कार्य में सदैव लीन रहते हैं, उसे कार्य में
ही आनंद की अनुभूति होती है। कार्य करते हुए स्वयं तृप्त होते हैं, जबकि स्वार्थी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होते। उनके मन में हमेशा असंतुष्टि की भावना विद्यमान रहती है। आगे नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, प्रकृति में अंतर। तो कार्य को सकारात्मक प्रकृति का मूल्य माना जाता है, जबकि स्वार्थपरकता को नकारात्मक प्रकृति का माना जाता है, जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों को ही क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, विकास का जो अंतर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कार्य के माध्यम से व्यक्ति तथा समाज दोनों का ही विकास होता है। कार्य व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करता है, जिससे देश और समाज का कल्याण होता है, जबकि स्वार्थ के माध्यम से व्यक्ति में अनैतिक जो मूल्य हैं वो विकसित होते हैं, जिससे देश एवं समाज दोनों का विकास रुक जाता है, दोनों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आगे हम देखेंगे कार्य की जो निरंतरता है। तो यहाँ बताया गया है, कार्य में निरंतरता होना व्यक्ति के स्वभाव में कार्य करने की आदत होती है। कार्य करने वाला व्यक्ति जो निरंतर कार्य करता है, कार्य किए बिना उसे असंतुष्ट प्राप्त होता है। वो अपने आप को असंतुष्टि का जो भाव है उसके मन में उत्पन्न होता है। जबकि हम स्वार्थी व्यक्ति की बात करेंगे तो स्वार्थी व्यक्ति तभी कार्य आरंभ करता है जब उसे उस कार्य को करने से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है। आगे नेक्स्ट बिंदु में हम देखते हैं विशिष्टता का जो भाव है। तो यहाँ बताया गया है, सामान्य व्यक्ति कार्य करते समय अपने आप को विशिष्ट व्यक्ति नहीं मानते हैं, वह सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। जबकि स्वार्थी व्यक्ति कार्य करते हैं तो उसमें अहम का जो भाव विद्यमान होता है, अपने आप को विशिष्ट व्यक्ति समझते हैं। जो विशिष्ट व्यक्ति अपने आप को वहाँ पर मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता, ये भाव जो मन में उत्पन्न होता है, तो हम ये अंतर देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, आर्थिक आधार। तो यहाँ बताया गया है, कार्य में पवित्रता होती है। कार्य को उपवास माना जाता है। कार्य करने वाले को स्वयं धन की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति के जीविकोपार्जन